Hello and welcome back once again. We are going through chapter number 20, the Indian Constitution and its legal framework. So far now, we have gone through the introduction of Indian Constitution, then significance of Indian Constitution, then the features of Indian Constitution, then legitimation of Indian Constitution. Now we'll go through the importance of laws. क्या महत्व होता है कायदे कानून का. All of us want to live in a social and political environment wherein we can freely pursue our goals without the fear of oppression, injustice and discrimination. हम सब लोग एक ऐसे सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक सामाजिक और एक राजनीतिक वातावरण में रहते हैं जहां हम आज़ाद तरीके से अपने गोल्स माने लक्ष्य पा सके और चालू रख सके. इसमें हमें किसी भी तरह का डर या किसी भी तरह का ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब है क्रूअल प्रैक्टिस, कोई हमारे ऊपर इनजस्टिस नहीं कर सकता. ग्लोसरी में हमने देखा ऑपरेशन का मतलब इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. कोई हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकता है, कोई हमारे साथ भेदभाव भी नहीं कर सकता है. हम सब लोग ऐसे वातावरण में रहना चाहते हैं. However, it is impossible to have such an environment unless there is a certain mechanism to regulate our existence and pave the way for healthy and equal opportunities of growth. तो हम सब लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं कि जहाँ पे गुनाह ना हो, जहाँ पे डर ना हो, जहाँ पे अत्याचार ना हो, भेदभाव ना हो और हम सब अपने 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 जीवन का विकास कर सके. पर सबसे अहम चीज़ ये है कि ऐसा एनवायरनमेंट तब तक नहीं हो सकता है जब तक कोई एक पर्टिकुलर मैकेनिज़्म हो, इस सारी चीज़ों का ध्यान, कोई व्यवस्था हो ऐसी कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ जो हम चाहते हैं वो हो सके. ऐसी व्यवस्था अगर नहीं हो तो ये संभव नहीं है कि हम सब लोग अच्छे तरीके से रह पाए, जहाँ पे कोई डर ना हो, भेदभाव ना हो, अन्याय ना हो, ऐसा कभी हो. और हम सबको विकास माने डेवलपमेंट करने के लिए हर समान तक मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले ग्रो करने के लिए. तो उस सब के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, ऐसी व्यवस्था. ये व्यवस्था की वजह से ही ये सारी चीज़ें संभव होगी कि बिना डर के, बिना भेदभाव के, बिना किसी अत्याचार के हम आगे बढ़ सकें. दिस इज़ द मेजर रीज़न वाई वी नीड a certain set of laws in the form of constitution. यही एक बड़ा कारण है ऐसी व्यवस्था होने का. यही एक बड़ा कारण है कि हमारे संविधान में बताए गए सेट ऑफ लॉज माने कायदे कानून का समूह जो है उनकी हमें ज़रूरत होगी, पड़ेगी या है. क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा करने के लिए उसकी मैकेनिज़्म यही है कि जैसे कि हमने कहा कि ऐसा समाज चाहिए जिसमें डर ना हो. तो अगर डर ना हो, ऐसा समाज चाहिए तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि डर पैदा करने वालों के मन में डर हो. अगर ऑपरेशन माने अत्याचार ना हो तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अत्याचार करने का सोचने वाले या फिर अत्याचार करने वालों को सज़ा हो. भेदभाव ना हो, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे भेदभाव ना हो. इसीलिए हमें संविधान में बताए गए कायदे कानून के समूह
सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ लॉज की ज़रूरत पड़ती। द फॉलोइंग केस स्टडी शोज हाउ प्रॉपर एंड इफेक्टिव लॉज कैन लिबरेट आवर सोसाइटी फ्रॉम नेगेटिव प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स। नीचे दर्शाए गए केस स्टडी से वो बताते हैं, केस स्टडी में बताया गया है कि कैसे एक प्रॉपर माने सही तरीके से और इफ़ेक्टिव माने असरकारक तरीके से बनाए गए कायदे कानून लॉज वो हमारी सोसाइटी को नकारात्मक थिंकिंग और नकारात्मक चीज़ों की चुंगाल में से छुड़ा सके। नेगेटिव प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स, ऐसे रीति रिवाज जिसकी वजह से समाज को नुकसान होता है, वैसे रीति रिवाजों की कड़ी से हमें छुड़ा सके, ऐसे कायदे कानून की ज़रूरी व्यवस्था चाहिए। तो हम वो केस स्टडी देखते हैं। डाउरी, केस स्टडी। डाउरी का आप सबको मतलब पता है, डाउरी का मतलब है दहेज। इन दिस फोटो you can see that a marriage function is going on, whereas bride is offering her hand into the hand of bridegroom, and a relative of bride is ready with the offering, that is called dowry. Dowry it means दहेज। दहेज का मतलब आप सब लोग जानते हैं, शादी के वक्त willingly or unwillingly the father of bride offers some money and some furniture like things to bridegroom and his family. Sometimes it is being asked by the bridegroom family also. Sometimes it is a conditional, sometimes it is a conditional marriage also, that अगर आप इतना दहेज दोगे तभी आपकी बेटी को हम स्वीकार करेंगे। दो तरीके हैं, कभी कभी बहू जो होती है दुल्हन, उसके पिताजी सामने से ही देते हैं कि भाई बाकी की ज़िंदगी उसकी अच्छे से कटे, और एक एस्पेक्ट ऐसा भी है कि दुल्हा जो है उसके फैमिली वाले भी मांगते हैं। लेट अस सी। डाउरी इज़ एन एंशियंट कस्टम। कस्टम माने रीत रिवाज, एंशियंट माने पुराना, बहुत पुराना रीत रिवाज है, एग्जिस्टिंग इन पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया। एशिया के दक्षिणी हिस्सों में डावरी जो है वो एक बहुत ही पुरानी रीत रिवाज है। अब देखते हैं डेफिनेशन। डावरी कैन बी डिफाइंड एज द मनी एंड गुड्स that a bride's family gives to the groom at the time of marriage. पैसे और कुछ चीज़ें शादी के वक्त ब्राइड माने दुल्हन के परिवार वाले, ग्रूम माने दूल्हे के परिवार वालों को देते हैं, वो चीज़ को कहते हैं डावरी। इट इज़ एन एंशियंट कस्टम, पुराना रिवाज है, विच कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में अभी भी वो है, मेनली इन साउथ एशिया, एशिया के दक्षिणी हिस्सों में, भारत में भी है। इन इंडिया डावरी, जिसका मीनिंग दहेज होता है हिंदी में और उर्दू में जहेज, हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय से उसकी ये रिवाज चल रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ समय के चलते, इट बिकेम ऑब्लिगेटरी for the bride's family to give a payment of cash or gifts to the bridegroom's family upon marriage. समय समय की बात है, कुछ हिस्सों में, देश के कुछ हिस्सों में कुछ समय के बाद अब वो ऑब्लिगेटरी हो गया है, माने कंपलसरी हो गया है कि कैश और कुछ गिफ्ट्स देनी पड़ती है ब्राइड ग्रूम्स के फैमिली वालों को शादी के दिन या पहले। और मैनी ओकेजन्स, कुछ प्रसंगों पे, केसेस ऑफ वायलेंस हैव बीन रिपोर्टेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ डाउरी। कभी कभी ऐसा होता है कि बात हुई हो डाउरी की और डाउरी फिर वो पेमेंट ना कर पाए, क्योंकि हर एक की परिस्थिति ठीक नहीं होती, और कभी कभी ब्राइड ग्रूम के फैमिली वाले लोग ब्राइड के फैमिली वाले लोग की
पोटेंशियल से ज़्यादा डावरी मांग लेते हैं, तो तब जाके डावरी वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से वायलेंस, हिंसा के काफ़ी किस्से बाहर आए हैं। अब तक सालों से ऐसा काफ़ी हुआ है। द केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ड्यू टू डावरी आर ऑल्सो इन द राइज। दहेज की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस आने शुरू हो चुके हैं और काफ़ी हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा फ्रेज़ है, वायलेंस का मतलब है हिस्सा और डोमेस्टिक का मतलब है घर का, माने घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा माने ससुराल वाले दुल्हन, ब्राइड, वधू को, बहू को डावरी नहीं देने पर, या फिर डावरी दे दी है तो एक्स्ट्रा डावरी लेने के लिए भी वो अत्याचार करते हैं और घर में हिंसा भी करते हैं, और उसकी वजह से कभी मृत्यु भी हो जाती है, कभी वो सुसाइड भी कर लेती है। ऐसे काफ़ी केसेस आए हैं। ड्यू टू द डावरी सिस्टम, the bride's family often comes under a lot of financial strain. ये डावरी की वजह से, दहेज की वजह से ब्राइड के परिवार वाले काफ़ी बार फिनेंशियल स्ट्रेन, दिस इज़ अ सिचुएशन वेयर you need to pay some amount of money beyond your potential. आपकी अपनी खुद की जो परिस्थिति है पैसे चुकाने की, उससे भी ज़्यादा पैसे अगर आपको चुकाने पड़े, दैट इज स्ट्रेन. इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द ग्लोसरी ऑल्सो. स्ट्रेन मीन्स pressurized situation where you are not able to handle the situation, that is strain. It can be physical strain, it can be psychological strain, financial strain also, right? So such kind of cases occurs. This has been cited as one of the reasons for families resorting to sex selection and sex determination during pregnancy and favoring the birth of sons over daughters. इसी वजह से आज भी रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया के भी कुछ हिस्सों में और एशिया में भी काफ़ी हिस्सों में सेक्स सिलेक्शन और सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, इसी कारण की वजह से। सेक्स सिलेक्शन जैसा हमने ग्लोसरी में पढ़ा कि ऑफस्प्रिंग माने बिफोर चाइल्ड बिफोर बर्थ, उनकी सेक्स सिलेक्शन वो करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मेडिकल टेक्निक, कि बच्चा हो तो वो बेटा ही हो, और सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन माने जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो स्त्री है या पुरुष, मेल है या फीमेल। और डावरी एक ऐसा दूषण है समाज में, उसकी वजह से लोग बेटी नहीं चाहते हैं और कभी कभी वो अबॉर्शन करवा देते हैं, और यह सेक्स सिलेक्शन की मदद से कुछ ट्रीटमेंट करवा के वो ऐसा चाहते हैं कि बेटा ही हो। तो ऐसा काफ़ी होता है, रूरल एरिया में काफ़ी होता है, बट उसकी वजह से मेल फीमेल रेशियो जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। सो अल्टीमेटली दिस शुड नॉट बी डन। सो डावरी एक इविल है, सोशल इविल है। द प्रॉब्लम्स फर्स्ट गेन नेशनल अटेंशन इन इंडिया ड्यूरिंग द 1970s। ये जो प्रॉब्लम जो था वो प्रॉब्लम पर पहली बार बड़े पैमाने पे ध्यान दिया गया भारत में 1970 में, when a new generation of female journalists began investigating the cause of suspicious deaths of young brides। जब भारत में 1970 में यंग न्यू जनरेशन ऑफ फीमेल जर्नलिस्ट, कुछ महिला पत्रकारों ने मिलकर इन्वेस्टिगेटिंग स्टार्ट किया, माने तहकीकात स्टार्ट किया इन द कोज ऑफ सस्पिशियस डेथ्स ऑफ यंग ब्राइड्स। यंग ब्राइड्स माने यंग दुल्हन, ऐसी दुल्हन जो यंग हो, अभी अभी शादी हुई हो, 1-2 साल ही हुआ हो, और उनके शंकास्पद मृत्यु के कारण ढूंढने में तहकीकात शुरू किया जब
1970 में यंग जनरेशन ऑफ फीमेल जर्नलिस्ट ने, महिला पत्रकारों ने, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आया कि सेक्स सिलेक्शन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ बिहाइंड दिस, और डिटर्मिनेशन करवा के वो पता लगाते हैं कि आने वाला बच्चा बेटी है या बेटा। अगर बेटी है तो उसकी माँ पे काफ़ी अत्याचार किया जाता है और उसकी वजह से या तो उसको मार डाला जाता है या तो उसको ऐसा मजबूर किया जाता है कि वो खुद आत्महत्या कर ले। तो ऐसे किस्से काफ़ी रूरल एरिया में, जहाँ पे एजुकेशन का बहुत ही कम प्रभाव है, वहाँ पे ऐसा होता है। Statistics show a large increase in such deaths since the 1980s। 1980 से आंकड़े बताते हैं कि ऐसे मृत्यु की संख्या काफ़ी बढ़ती है। आप देख रहे हैं इस पिक में, यू कैन सी दैट मैरिज ओकेजन इज़ गोइंग ऑन, मैरिज फंक्शन इज़ गोइंग ऑन, और उसमें कुछ ऑफरिंग्स यहाँ पे दी गई है। ये ब्राइड ग्रूम है, ये ब्राइड है जो कि ओसल में है उस वक्त की रूल्स के मुताबिक। डाउरी में इंक्लूड क्या क्या हो सकता है, दहेज में क्या क्या आ सकता है? कैश, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स। और घर की काफ़ी चीज़ें होती है, पैसे होते हैं, ज्वेलरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी होती है। अब देखते हैं कि डाउरी के बारे में क्या क्या कायदे कानून है भारत में। डाउरी लॉज in India. The government of India has passed a number of civil laws, criminal laws and special legislative acts against the practice of dowry in India. भारत में दहेज के लिए क्या कानून बनाया गया है? तो भारत सरकार ने कुछ ऐसे सिविल लॉज बनाए हैं, कुछ क्रिमिनल लॉज भी बनाए हैं और कुछ स्पेशल ख़ास तौर पे लेजिस्लेटिव एक्ट्स बनाए हैं जिसकी वजह से दहेज प्रथा बंद हो। तो 1961 का ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है जिससे दहेज गैर कानूनी है, ऐसा साबित किया गया था। द पेमेंट ऑफ डाउरी वॉज प्रोहिबिटेड बाय द पासिंग ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। जब 1961 में ये कानून आया तो उस कानून के मुताबिक दहेज देना ये गैर कानूनी है, प्रोहिबिशन है। सब्सिक्वेंटली सेक्शन 304B, 406 एंड 498A of Indian Penal Code, that is IPC, have been enacted to make it easier for the wife to seek redressal for wrongful acts perpetrated by the in-laws। तो उसी कायदे कानून के तहत IPC के पिनल कोड के कलम 304B, 406, 498A उसके मुताबिक ऐसे कानून बनाए गए हैं और कुछ इजी कर दिया गया है कि वाइफ जिसके ऊपर अत्याचार होते ये डाउरी को लेकर, वो अपने इन लॉज ससुराल वालों के तरफ से जो क्राइम किया गया है, परपेट्रेट, जो हमने ग्लोसरी में इट हैज़ बीन डिस्कस्ड, राइट, रॉन्गफुल एक्ट, राइट, गलत काम उसके साथ किया गया है, मान डाउरी जो मांगना, जो कानूनी तौर पे वो अभी सही नहीं है, उसके लिए वाइफ जो है वो रिड्रेजल माने सॉल्यूशन ला सकती है कोर्ट में जाके। दूसरा एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। घरेलू हिंसा के विरुद्ध रक्षा मिलती है महिलाओं को। सिविल रेमेडी वॉज एनफोर्स्ड in 2005 to protect women against any harassment including those inflicted by her husband or in-laws for dowry। दहेज को लेकर हस्बैंड या इन-लॉज, पति या ससुराल वालों की तरफ से कोई भी तरह का सताना या हैरेसमेंट अगर है, किया जा रहा है, तो उससे वो महिला को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो भारत सरकार की तरफ से डाउरी को लेकर काफ़ी कुछ हो रहा है। और भी कायदे कानून है जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन, दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम रूल्स 1985।
कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए जिसमें इट इंटेंड्स टू डॉक्यूमेंट असेट्स एंड प्रोवाइड कंप्लेनेंट्स विथ स्ट्रॉन्गर एविडेंस। उस दिशा में काम आगे बढ़ सके कि भाई उसमें विटनेसेस पेश किए जा सकते हैं और प्रूफ्स भी किए जा सकते हैं पेश, एविडेंस आधार किए जाते हैं पेश। तो भारत सरकार ने काफ़ी काम किया है, राइट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज हमने देखा कि कायदे कानून की क्या ज़रूरत होती है, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कायदे कानून की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि केस स्टडी देखा डाउरी इन इंडिया, तो डाउरी की वजह से समाज में क्या क्या नुकसान हो रहा है वो भी हमने देखा। अब आया है लॉज एंड डिसेंट, कायदे कानून और उसका रिजेक्शन, डिसओबे, राइट। We often hear about people taking out processions or rallies or sitting on a hunger strikes against oppressive or unjust laws। काफ़ी बार हम सुनते हैं कि लोग प्रोसेशन निकालते हैं, सरगस जिसको बोलते हैं, और रैलीज निकालते हैं, कभी कभी वो भूख हड़ताल पे भी बैठ जाते हैं। किसके विरुद्ध? ऑप्रेसिव और अनजस्ट लॉज, अन्यायी कायदे कानून के विरुद्ध या फिर बहुत ही क्रूअल कायदे कानून के विरुद्ध लोग प्रोसेशन निकालते हैं, लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, राइट। सच एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन इज टर्म्ड एज डिसेंट। ऐसा एक्सप्रेस करना या फिर अपोज करना, जिसके डिसएग्रीमेंट में अपोज करना कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें ये मंजूर नहीं है, उसको कहते हैं डिसेंट। माने ना मंजूर होना, माने विरोध होना। डिसेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी एज इट एक्सप्रेसेस पीपल्स फ्रीडम टू ओपोज अ लॉ दैट वायोलेट्स देयर इंटरेस्ट। डिसेंट क्या है? एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल है, माने नापसंद होना या ना मंजूर होना, तो या नाराज़गी होना, वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में जो भारत में है, लोकशाही है, जहाँ पे सरकार लोगों से चलती है। तो वैसी जगह पर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें लोगों की फ्रीडम क्या होती है? भारत में बोलने की आज़ादी है, जताने की आज़ादी है, विरोध करने की भी आज़ादी है। अगर लगे कि सरकार का काम ठीक नहीं है तो विरोध भी कर सकते हैं। तो उस एक्सप्रेशन पीपल्स लोगों की जो फ्रीडम टू अपोज जो है, राइट, वो भी इसमें काफ़ी हद तक उसका यूज़ करते हैं कि फ्रीडम टू अपोज अ लॉ दैट वायोलेट्स देयर इंटरेस्ट। उनके हितों को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया ऐसा कोई कानून है जिसमें उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है, जिसमें ऐसा हो रहा है कि उनके हित के विरुद्ध हो रहा है, हित माने उसका अच्छा नहीं हो रहा है, तो वैसे कायदे कानून का विरोध करते हैं। A brief discussion on the salt satyagraha led by Mahatma Gandhi during the colonial period and the anti-liquor campaign launched in 1991 in Andhra Pradesh will give you a better understanding of what makes dissent so important। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा, राइट, कॉलोनियल पीरियड माने अंग्रेज़ों के टाइम पे, एंड एक हुआ था आंध्र प्रदेश में एंटी लीकर कैंपेन, नशा के विरुद्ध, दारू के विरुद्ध एंटी लीकर कैंपेन, लीकर माने दारू, उसके विरुद्ध एक कैंपेन चला था 1991 में आंध्र प्रदेश में। वो चर्चा करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि डिसेंट क्या है एक्चुअली। So first we'll see the salt satyagraha. According to the salt law imposed by the British government in 1882, the collection or production of salt by anyone without the permission of the colonial authorities was declared unlawful.
सॉल्ट लॉ माने नमक पे कायदा बनाया था, तो उसके मुताबिक ब्रिटिशर्स ने जो ये कायदा बनाया था तो कैसा था कि 1882 में ये कायदा जो बना था उसमें अगर आप नमक का प्रोडक्शन करते हो या फिर नमक को कलेक्ट करते हो, ठीक है, कोई भी वो हो इंडियन, अगर उसमें आप गवर्नमेंट की माने कॉलोनियल अथॉरिटी की परमिशन नहीं लेते हो तो वो गैर कानूनी होगा। अब सॉल्ट क्या है, नमक क्या है? ऐसा कहा जाता है कि हर कोई रेसिपी में नमक होगा तो उसकी प्रेजेंस तो किसी को भी फील नहीं होती है, बट जहाँ पे नमक होना है वहाँ पे अगर नमक नहीं है तो उसकी एब्सेंस सबको फील होती है। नमक तो सब में ज़रूरी होता है, मोस्टली इंडियन डाइट, इंडियन रेसिपी में। अगर उस नमक में टैक्स डाला गया, उस नमक बनाने में, कलेक्ट करने में हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये कितना डिसग्रेसफुल हुआ। तो अकॉर्डिंग टू कॉलोनियल इट विल बी अनलॉफुल। बिसाइड्स, उसके अलावा भी अ टैक्स वॉज ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन सॉल्ट विच अफेक्टेड द कॉमन पीपल। एक तो कलेक्ट नहीं कर सकते हो, ऊपर से टैक्स सॉल्ट चाहिए, वो तो चाहिए, पता ही है। तो अंग्रेज ऐसे थे, ये इनह्यूमन के कहा जा सकता है, अमानवीय, इंसानियत नहीं है। सॉल्ट जैसी बेसिक चीज़ों के भी ऊपर भी वो टैक्स लगाते थे, और सॉल्ट पता ही है सबको यूज़ करना ही है, तो सॉल्ट महंगा हो गया फिर भी यूज़ करना है। तो अंग्रेज़ों के दिमाग में ट्रेड ट्रेड और ट्रेड इतना ही चलता था तब, और ट्रेड के लिए वो सब कुछ करते थे। उनके लिए वह स्लोगन था कि एवरीथिंग वॉज फेयर इन ट्रेड, सब कुछ जायज़ है, ट्रेड करने में ही तो उन्होंने राज कर दिया पूरे इंडिया। दैट विल डिस्कस इन हिस्ट्री पार्ट। It affected the poor the most as they could not use salt anymore, which was considered as a staple in Indian diet. सबसे ज़्यादा किस पे असर हुआ? गरीबों, क्योंकि गरीबों के घर में भी जो बनता है उसमें भी नमक तो यूज़ होता ही है। स्टेपल डाइट है, स्टेपल माने मेन, इट वॉज डिस्कस्ड इन ग्लोसरी, मेन फूड। सभी ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में नमक का यूज़ होता है, तो वो गरीबों पे काफ़ी ज़्यादा असर हुआ क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ये चीज़ जान के महात्मा गांधी जी ने क्या किया, ही इनिशिएटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1929 and 30 by launching a symbolic campaign against the salt law. नमक के काले कानून के विरोध में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। सिविल माने नागरिक, डिसोबीडियंट माने मानना नहीं है, मूवमेंट माने ऐसी मूवमेंट चालू कर दी 1929 और 30 में। किसके विरुद्ध? सॉल्ट लॉ के विरुद्ध, काला कानून था ये। 12th March 1930 he marched with 80 of his followers from Sabarmati Ashram to the coastal village of Dandi in Gujarat. गुजरात के दांडी नाम के गांव में वहाँ तक गए वो, साबरमती आश्रम से लेकर चलते वो गए, और उनकी 241 माइल लंबी मार्च तब वो चल के गए थे। और तब इतने अच्छे अच्छे रोड्स भी नहीं थे, बीच में ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी, वो गांव-गांव होकर जाते थे। हर गांव वहाँ पे उनके काफ़िले में लोग ऐड होते जा रहे थे, और 241 माइल वो चले थे। ही एड्रेस लार्ज क्राउड्स ऑफ पीपल, लोगों को इकट्ठा करने लगे और उनको संबोधन भी करने लगे थे। विथ ईच डे, हर रोज़, अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल जॉइंड हिज मार्च टू दांडी एज वेल। उनके काफ़िले में रोज़ रोज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लगे। आपको पता ही है कि वो कितने फेमस थे। एट दांडी, गांधी जी पिक्ड अप अ स्मॉल लंप ऑफ नेचुरल सॉल्ट out of the coast of the Arabian Sea and defied the salt law on 6 April 1930. दांडी पहुंचते ही गांधी जी ने नमक का एक गट्ठा लिया
दांडी जहाँ पे नमक बनाया जाता है समंदर के पानी में से, वहाँ पे जाके किसी को पूछे बिना इन सब के साथ गांधी जी ने एक गट्ठा उठाया नमक का और नेचुरल सॉल्ट का, जो कि अभी पूरा यूज़ करने के लिए बना नहीं होता है, वो उठाया अरेबियन सी, अरबी समंदर के किनारे से, और सॉल्ट लॉ को डिफाई किया। डिफाई माने रिजेक्ट किया, डिसओबे किया, और वो दिन था 6 अप्रैल 1930। You can see that Gandhiji along with other supporters during the Salt March in 1930. Soon after, civil disobedience spread across the country and thousands of people followed his lead and made salt even after Gandhiji's arrest at 12:45 am on 4 May 1930. उसके तुरंत बाद सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट बहुत ही फैल गया, पूरे देश में फैल गया, और हजारों लोग उनको फॉलो करने लगे, राइट। एंड फिर ऐसे ही नमक बनाने लगे, जैसे गांधी जी ने वहाँ पे नमक का गट्ठा उठाया और वहीं पे बनाया खाने जैसा नमक। और गांधी जी की जब अरेस्ट हो गई, गिरफ्तारी हो गई गांधी जी की 12:45 AM रात को, 4 मई को रात को गांधी जी की गिरफ्त हो गई, तो भी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू रहा। His followers led by Sarojini Naidu staged सत्याग्रह एट दरसाना सॉल्ट वर्क्स करके एक कंपनी थी, वहाँ पे सरोजिनी नायडू की अगुवाई में गांधी जी के फॉलोअर्स ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य का आग्रह, माने कोई इनजस्टिस हुआ हो तो उसके सामने उसका विरोध करना। वो हर बार सत्याग्रह का उपयोग करते थे गांधी जी, आपको हम सबको पता है। वो हर बार नॉन वायलेंस तरीके से ही सत्याग्रह करते थे, कुछ भी वो रिएक्ट करते थे उसमें वायलेंस का नहीं, अहिंसा उनके वो ब्रांड एम्बेसडर थे अहिंसा के। 25 माइल साउथ ऑफ दांडी, दांडी के दक्षिण में ये दरसाना सॉल्ट वर्क्स की कंपनी थी, 25 माइल दूर। द दांडी मार्च एंड दरसाना सत्याग्रह ड्रू वर्ल्ड वाइड अटेंशन टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थ्रू एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज। मीडिया का काफ़ी साथ मिला, हालांकि आज की तरह का मीडिया नहीं था कि तुरंत ही पहुंच जाए हर एक दुनिया के हर एक कोनों में न्यूज़, बट प्रिंटेड मीडिया कुछ हद तक डेवलप हो चुका था। उस वजह से गांधी जी की सारी एक्टिविटीज़ जो है उसको प्रॉपर मीडिया कवरेज मिला, और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में सबका ध्यान आकर्षित किया भारत की आज़ादी की मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। द सॉल्ट सत्याग्रह कैंपेन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और सत्याग्रह। ये पूरा किसके आधार पे था? गांधी जी ने क्लियरली कह दिया था कि नॉन वायलेंस मूवमेंट, अहिंसा का उपयोग करना है, हिंसा का कदापि भी उपयोग करना नहीं है। द दांडी मार्च एंड द दरसाना सत्याग्रह डेमोन्स्ट्रेटेड द इफेक्टिव यूज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एज अ टेक्निक फॉर फाइटिंग सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस। सामाजिक और राजनीतिक तौर पे अन्याय हो तो उस अन्याय से लड़ने की एक इफ़ेक्टिव टेक्निक गांधी जी के फॉलोअर्स ने अपनाई थी, वो थी दांडी मार्च और दरसाना सत्याग्रह, जिससे बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक थी। वो नॉन वायलेंस थी, किसी भी प्रकार की हिंसा का उसमें उपयोग नहीं किया गया था। दीज इंस्पायर्ड अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। देखो, उस वक्त जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब भी भारत दूसरों को इंस्पायर करता था, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इससे किसको इंस्पिरेशन मिला? अमेरिकन सिविल राइट्स, क्योंकि तब अमेरिका में भी कुछ ऐसा चल रहा था, ब्लैक एंड वाइट का डिस्क्रिमिनेशन भी था, गुलामी भी थी। तो उस सिविल राइट्स एक्टिविस्ट को इससे प्रेरणा मिली और उसका नाम था मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, काफ़ी फेमस। और
and his fight for civil rights for African Americans and other minority groups in the 1960s in the USA. USA में, अमेरिका में 1960 में अफ्रीकन अमेरिकन्स की जो लड़ाई चल रही थी, जिसको वो ब्लैक थे इसलिए उनको अधिकार प्राप्त नहीं थे, उसके लिए लड़ाई हो रही थी। उस लड़ाई में मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर को इससे प्रेरणा मिली, गांधी जी की इस सत्याग्रह से प्रेरणा मिली थी। तो ये था सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी का, और वो डिसेंट का एग्जाम्पल था। लॉ के अगेंस्ट, माने कायदे कानून अगर हमें पसंद नहीं है तो उसके विरुद्ध क्या हो सकता है, वो इस एग्जाम्पल में हमने देखा। सेकेंड एग्जाम्पल है द एंटी लीकर कैंपेन। 1991 में अ ग्रुप ऑफ वीमेन फ्रॉम दुबगंता विलेज ऑफ नेलोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश began a protest movement against the widespread practice of alcoholism amongst the male members of their families. 1991 में दुबगंता विलेज, आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले के दुबगंता गांव में कुछ महिलाओं के ग्रुप ने एक प्रोटेस्ट चालू कर दिया, माने विरोध चालू कर दिया। वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस बहुत ही चल रहा था। क्या चल रहा था? अल्कोहलिज्म, माने दारू पीना, नशेड़ी लोग काफ़ी वहाँ पे थे। अमंग्स द मेल मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, उन महिलाओं ने ये विरोध किया था जिन महिलाओं की परिवारों में से मेल मेंबर्स ने अल्कोहलिज्म प्रैक्टिस करते हो। द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अराक का कंजप्शन हो रहा था, अराक वो पी रहे थे, इसकी वजह से इनको तकलीफ़ थी। क्यों? अराक बाय द मेल मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज फोर्स द वीमेन टू स्टार्ट अ स्ट्रगल। उनके परिवार के पुरुष सभ्य जो थे वो अराक पीते थे, इसकी वजह से ये महिलाओं ने ये स्टार्ट किया था एंटी लीकर मूवमेंट, एंटी लीकर कैंपेन 1991 में। अब अराक क्या है? तो एक बहुत ही सस्ता लीकर है। लीकर माने दारू, जो चावल या फिर कोकोनट माने नारियल जो है उसमें से बनाया जाता है और बहुत ही सस्ता दारू होता है। वो पीते थे उनके परिवार वाले, इसीलिए ये महिलाओं ने एंटी लीकर कैंपेन स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इस फोटो में गांधी जी का सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में दांडी में से वो लंप ऑफ सॉल्ट उठा रहे हैं। वो सत्याग्रह, वो सॉल्ट लॉ का डिफाइशन करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, डिसओबे करने के लिए। तो वो वीमेन क्यों कर रही थी? फॉर बैनिंग द सेल ऑफ चीप लीकर प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। सरकार ही बना रही थी सस्ता दारू, सरकार बना रही थी, सरकार की तरफ से था। उसको बैन करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए उस महिलाओं ने एंटी लीकर मूवमेंट चलाया था, जिनके घर वाले पुरुष मेंबर्स जो थे वो ये सस्ता दारू पीते थे। द मूवमेंट वॉज लेड बाय एन ओल्ड वुमन नेम्ड वर्धानेनी रोजम्मा। साउथ इंडियन नेम है बिकॉज इट वॉज इन आंध्र प्रदेश। एक वृद्ध महिला ने ये मूवमेंट चालू किया था जिसका नाम था वर्धानेनी रोजम्मा। इट स्टार्टेड व्हेन रोजम्मा स्टॉप्ड अ लोकल अराक कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम अनलोडिंग लीकर इन हर विलेज इन अप्रैल 1991। अप्रैल 1991 में अराक का एक कॉन्ट्रैक्टर, अराक जो लीकर है उसको प्रोडक्शन साइट से दूसरी जगह पे पहुंचाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर था, उस कॉन्ट्रैक्टर को ये सारा माल अनलोड करते हुए अप्रैल 1991 में रोजम्मा ने रोका, तब ये स्टार्ट हुआ। सब्सिक्वेंटली शी ऑर्गेनाइज द वीमेन एंड लेड प्रोटेस्ट विच इवेंचुअली फोर्स द अराक ट्रेडर्स टू लीव द एरिया। और उसके बाद क्या हुआ? एज ए रिज़ल्ट रोजम्मा ने काफ़ी महिलाओं को इकट्ठा किया और उसको लीड करके प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट की वजह से अराक ट्रेडर्स को वो एरिया छोड़कर जाना पड़ा। एज ए रिज़ल्ट of this movement,
A statewide ban was imposed on the sale of alcohol in 1995. शिद्दत से किया हुआ काम था, तो गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करना पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप स्टेट वाइड बैन लग गया। पूरे राज्य में, आंध्र प्रदेश में अल्कोहल का कंजप्शन जो है वो नहीं होगा। 1995 से वहाँ पे बैन लग गया। The movement was a strong expression of the empowerment of women at local level. ये जो मूवमेंट था वो मूवमेंट सिंबॉलिकली एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन था, किसी लोकल लेवल पे महिलाओं द्वारा किया गया ऐसा काम बहुत ही सराहनीय था, क्योंकि उसकी वजह से ना सिर्फ गांव में बट पूरे राज्य में चीप अल्कोहल, या तो कह सकते कि अल्कोहल का प्रोडक्शन पूरा बैन हो गया। It clearly showed how citizens could mobilize support on important issues and force the government to take action against a practice that was harmful for the society. उससे हमें ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से मालूम होती है कि अगर सिटीजन्स चाहे तो वो कोई इम्पोर्टेंट इश्यू में, कोई ऐसी महत्व की बातें हो, उसमें लोकल लेवल पे सपोर्ट इकट्ठा करके गवर्नमेंट को भी कोई एक्शन लेने पर वो मजबूर करते हैं, ऐसी चीज़ों से जिससे उनको नुकसान हो। तो वैसी सारी चीज़ें हमने ये 2 एग्जाम्पल में देखी, गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह और एंटी लीकर कैंपेन इन आंध्र प्रदेश। So with this we end up with the chapter. So let us quickly summarize with this chapter. What we did, first of all, in the introduction, what we show, yes, Indian Constitution and its legal framework. हमने प्रीएम्बल का फोटो देखा, एस्पेक्ट्स, प्रीएम्बल के फीचर्स, मेजर फीचर्स देखे, फिर हमने वार्म अप एक्सरसाइज किया, कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस माने इम्पोर्टेंस हमने पढ़ा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड उसका प्रीएम्बल का फ़ोटो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स, क्या क्या फीचर्स थे वो हमने देखे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ मेकिंग मैकेनिज़्म, देन लेजिटिमेसी ऑफ लॉ कि क्या क्या हो सकता है, कायदे कानून कैसे बन सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लॉ का क्या महत्व है समाज में, क्यों कायदे कानून होना चाहिए। उसके बाद डाउरी का केस स्टडी देखा, राइट, डाउरी की वजह से समाज में क्या क्या नुकसान हो रहा है। देन वो डाउरी का हमने स्टेटिस्टिक्स देखा और उसके कुछ नंबर्स देखे। उसके बाद लॉज एंड डिसेंट माने कायदे कानून और उसके प्रति नाराज़गी कभी कभी होता है कि लोगों को कुछ कायदे कानून हजम ना हो या फिर उसके लिए फ़ायदेमंद ना हो तो वो लोग विरोध भी करते हैं। उसमें हमने 2 बढ़िया एग्जाम्पल देखे, सॉल्ट सत्याग्रह एंड एंटी लीकर कैंपेन। सॉल्ट सत्याग्रह बाय गांधी जी एंड एंटी लीकर कैंपेन बाय आंध्र प्रदेश वीमेन, रूरल वीमेन, राइट। आंध्र प्रदेश के नेलोर ज़िले के दुबगंता विलेज में रूरल वीमेन ने क्या करके बताया वो हमने देखा, राइट। समराइज में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कंट्री को गवर्न करते हैं, माने सरकार चलाने में वो होते हैं, काम आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भारत का 1949 में बन गया और लागू हुआ 1950 में, ये याद रखना है, ठीक है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा सुप्रीम रिसोर्स है, एकमात्र सोर्स है लेजिस्लेशन के लिए जो पूरी प्रोसेस बताता है। देन लॉज, कायदे कानून ही ऐसे है जो सबको समान व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम आते हैं। हमें कुछ कायदे कानून तो ऐसे चाहिए ही संविधान के स्वरूप में जो सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हो, जहाँ पे हम हमारे गोल्स को डरे बिना
किसी भेदभाव के बिना, अन्याय के बिना हम पा सकें, प्रैक्टिस कर सकें। और हमने लास्ट में डिसेंट देखा। डिसेंट का मतलब है कि हम किसी का विरोध भी कर सकते हैं। क्लियर? सो इन द नेक्स्ट वीडियो we'll see the exercise part. Thank you.